Hello student, I hope you have completed question answer of the previous chapter. In this video we are going to discuss about 16th chapter of EVS, that is water. So student, in this chapter we will study about the importance of water to life, phases in the water cycle, source of water, what is a sea, and importance of water conservation. So let's start the chapter. Water is very important for life. We need water to drink, to wash our hand, to cook, to water plants and for many other things. देखिए वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि वाटर को हम लोग बहुत तरीके से यूज करते हैं, जैसे पीने के लिए, वॉश करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, है ना। और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जो वाटर है वो प्लांट्स भी उसका यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो वाटर है वो सभी जितने भी इस अर्थ पे ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट वाटर द प्लांट्स वुड डाई एज वेल एज ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वुड गो थर्स्टी. देखिए बिना पानी के जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स और एनिमल नहीं रह सकते हैं ना, उसी तरीके से प्लांट्स भी प्यास के मारे मर जाएंगे. वाटर इज़ द मोस्ट एबेंडेंट सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ नियरली 3 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ लैंड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. देखिए हमारा जो हमारे अर्थ में ना वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा पे अवेलेबल है ना. तो जो हमारा अर्थ सरफेस है ना उसमें लगभग 3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है. अर्थ सरफेस जो है हमारा वो 3 पार्ट वाटर से घिरा हुआ है और 1 पार्ट पे हम लोग रहते हैं, लैंड है 1 पार्ट में, है ना. इस तरीके से हमारे अर्थ में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. और सभी लिविंग थिंग्स के लिए अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाटर साइकिल. अब चलिए जानते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है. द अर्थ हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर दैट वाटर कीप going around and around and around and around in what we call the water cycle. देखिए वाटर साइकिल क्या होता है, ठीक है. देखिए जिस तरह से आप लोग देखते हो कि हम लोग क्या करते हैं, घरों में अपने वाटर का यूज करते हैं ना, फिर जो वेस्ट वाटर होता है उसको कहाँ भेजते हैं हम लोग, नालियों में चला जाता है और नालियों के थ्रू वो रिवर्स में या फिर लेक्स में या फिर सी में, है ना, इस तरीके से वाटर चला जाता है. फिर वहाँ पे क्या होता है, जब सन हीटिंग की प्रोसेस होती है, मतलब जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी से जो सी और रिवर का जो पानी होता है वो इवेपोरेट होकर के स्काई पे चला जाता है, ठीक है. और ऊपर क्या होता है, स्काई पे क्लाउड होते हैं स्काई पे, है ना. तो क्लाउड में जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है तो उसके थ्रू जो वाटर है वो रेन ड्रॉप के रूप में वापस अर्थ पे आ जाता है. और इस तरीके से ये कंप्लीट साइकिल चलता है. मतलब अर्थ का जो वाटर है वो ऊपर गया और ऊपर से वो पानी फिर से नीचे आ जाता है वर्षा के रूप में. तो इस तरीके से ये साइकिल बार बार चलता रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस साइकिल इज मेड ऑफ द फॉलोइंग फेसेस और स्टेप्स. देखिए ये जो वाटर साइकिल होता है वो इतने स्टेप्स से मिलके बना होता है, ठीक है. कौन कौन से स्टेप्स है वो हम लोग देखते हैं. देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट है इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन और कलेक्शन. तो ये 4 स्टेप्स होती हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन एंड कलेक्शंस. तो 4 स्टेजेस को हम लोग डिटेल से समझेंगे. तो फर्स्ट वी सी इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज द when the sun heats up water in rivers, lake or the oceans and turns it into vapor or steam. The water vapor or steam leaves the river, lake or ocean and goes into the air. देखिए वही अभी मैंने बताया इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है. देखिए जब हमारे रिवर्स में, है ना, ओशियन में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जब सन क्या करता है, सन की हीटिंग के द्वारा जो सारा पानी होता है ना वो स्टेम बन करके ऊपर चला जाता है. ये आप यहाँ पिक्चर पे देख पा रहे हो, ये बना हुआ है ना. ये क्या हो रहा है, स्टीम बन के, भाप बन के सारा पानी ऊपर चला जाता है. सन की गर्मी से पानी जो होता है रिवर्स का, सी का, ओशियंस का, वो पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसपिरेशन. प्यूपल perspire and plants transpire. Transpiration is the process by which plants lose water out of their leaves. Transpiration gives evaporation a bit of a hand in getting the water vapor back up into the air.
देखिए जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है ना वो प्लांट्स में लीफ के द्वारा होती है। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि नदी में से पानी इवेपोरेट होता है ना, ओशियन में से होता है, लेकिन प्लांट्स से भी पानी इवेपोरेट होता है। कैसे होता है? देखिए जब हम लोग प्लांट की रूट में पानी डालते हैं ना, तो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, मतलब ऊपर की ओर पहुंचाती हैं, है ना। तो जब एरियल पार्ट में पहुंच जाता है पानी, तो पानी क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर है कंडेंसेशन। वाटर वेपर इन द एयर गेट्स कोल्ड एंड चेंज बैक इनटू द लिक्विड फॉर्मिंग क्लाउड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए वाटर वेपर, अभी मैंने बताया कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, जो वाटर होता है वो स्टीम के रूप में ऊपर पहुंच जाता है ना। तो वाटर वेपर जो होती है एयर पे जब ऊपर जाती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो देन किस में लिक्विड चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है, मतलब रेन ड्रॉप के रूप में वापस हमारे अर्थ में गिरने लगती है ना। रेन, जब रेन होती है ना तब रेन ड्रॉप बन करके वो वापस हमारे उसमें आ जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिसिपिटेशन। चलिए देखते हैं प्रिसिपिटेशन क्या होता है। Precipitation occurs when so much water has condensed that the air cannot hold it anymore. Then the cloud get heavy and water fall back to the earth in the form of rain, hail, sleet or snow. देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, जब रेन ड्रॉप ना क्लाउड पे बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, मतलब क्लाउड में जो वाटर का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो क्लाउड क्या होता है, इतना वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बन जाती हैं और ये फिर अर्थ में क्या होती हैं, वापस रेन ड्रॉप के रूप में गिरने लगती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जब रेन ड्रॉप ऊपर क्लाउड में इकट्ठी हो जाती हैं तो वो वहाँ पे ऊपर होल्ड नहीं हो पाती हैं, रुक नहीं पाती हैं, और क्लाउड क्या होता है, बहुत तेज़ी से, है ना, वाटरफॉल बैक टू द अर्थ, मतलब जो बहुत तेज़ी से वाटर जो होता है वो वापस अर्थ पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्लीट और स्नो। इनके फॉर्म पे वापस पानी जो वाटर है वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है, जिसे हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कलेक्शन। व्हेन वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ एज प्रिसिपिटेशन, इट मे फॉल बैक in the oceans, lake or river, or it may end up on the land. When it end up on the land, it will either soak into the earth and become part of the groundwater that plants and animals use to drink, or it may run over the soil and collect in the ocean, lakes or river, where the cycle start all over अगेन। देखिए कलेक्शन में क्या होता है, जैसे प्रिसिपिटेशन में हमने देखा कि जो पानी की वर्षा की जो बूंदें हैं, रेन ड्रॉपलेट हैं, वो क्या हुई, नीचे आके हमारे रेन के द्वारा वापस अर्थ पे आ जाती हैं। तो अब क्या होता है, जब अर्थ में पानी आता है तो जो कुछ पानी होता है वो हमारी अर्थ सरफेस पे गिर करके अंडरग्राउंडेड हो जाता है, मतलब पानी ज़मीन पे सोख जाता है ना। कुछ पानी क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल उसका यूज कर लेते हैं ड्रिंक के रूप में। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो पानी जो है वो नीचे चला गया। ठीक है, जब हम लोग हैंड पंप वगैरह यूज करते हैं, है ना, बोरिंग वगैरह यूज करते हैं, तो वो अंडरग्राउंड वाटर ही हमारा ऊपर आता है ना, जिसको हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। मतलब जितना भी पानी बरसता है वो हमारे अर्थ सरफेस पे सोख लेता है और उस पानी का यूज हम लोग एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, पीने के लिए करते हैं, है ना। और सॉइल में भी बहुत सारा पानी नीचे की ओर सोख लेता है, और भी जो बहुत पानी है वो ओशियन, लेक्स वगैरह में वापस हो जाता है, जहाँ से फिर से वाटर साइकिल जो है वो अगेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वापस रिवर में पानी चला गया तो फिर इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर वापस से पूरा वही साइकिल चलेगा। तो इस तरीके से जो वाटर साइकिल है वो हमारा कंप्लीट होता है किस किस मेथड के थ्रू, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सोर्सेस ऑफ द वाटर। अब देखिए वाटर के सोर्सेस क्या हैं ये हम लोग देखेंगे। रेन,
Rain is the main source of water. Most of the fresh water comes from rain. Farmer in India dependent on the rain to irrigate their fields. देखिए जो रेन होता है वो हमारे अर्थ सरफेस पे मेन सोर्स होता है वाटर का, है ना। जो हमारे यहाँ के इंडिया के फार्मर्स हैं ना, वो अपने खेतों में सिंचाई के लिए इसी रेन पे डिपेंडेंट रहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड वाटर। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट बिलो एज अंडरग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज सेफ एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग वेल्स। हैंड पम्प एंड ट्यूबवेल आर यूज टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। समटाइम अंडरग्राउंड वाटर रिअपेयर ऑन द सर्फेस एज स्प्रिंग ऑफ द वाटर। देखिए जितना भी रेन के थ्रू वाटर अर्थ सरफेस पे आता है वो नीचे सॉइल पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, और एब्जॉर्ब होकर के वो पानी नीचे सेफ होता रहता है ना। फिर हम लोग जब वेल्स से या फिर हैंड पम्प से या फिर ट्यूबवेल से पानी लेते हैं ना अपनी ड्रिंकिंग के लिए, तो जो पानी एब्जॉर्ब हो गया है वही पानी हमें यूज में आता है। तो इस तरीके से हम लोग अंडरग्राउंडिंग के द्वारा भी वाटर का मतलब रिसोर्स होता है। फिर है लेक्स एंड पॉन्ड्स। रेन वाटर ऑल्सो कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ लेक। देखिए जो वाटर का बहुत बड़ा एरिया जो कि लैंड से सराउंडेड होता है उसको क्या बोलते हैं, लेक। और लेक में क्या होता है, रेन वाटर का कलेक्शन होता है। मतलब जैसे एक बड़ी सी लेक है, पानी बरस रहा है तो उसमें बहुत सारा पानी वहाँ पे जा कर के इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी हमारा क्या हुआ, सोर्स ऑफ वाटर हुआ। फिर यहाँ पे है रिवर्स, है ना। रिवर्स में क्या होता है, जितने ग्लेशियर वगैरह होते हैं, माउंटेन्स होते हैं ना, ग्लेशियर क्या होते हैं, जो बर्फ के माउंटेन्स होते हैं, आइस के माउंटेन्स होते हैं, उनको ग्लेशियर बोला जाता है। तो वो क्या होता है, जब गर्मियों के टाइम पे जब मेल्टिंग होती है ना, उसमें वो पिघलने लगते हैं, तो पिघल करके उनका पानी भी रिवर में जाके इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से रिवर्स भी क्या होती हैं, सोर्स ऑफ द वाटर होती हैं। फिर ओशियन एंड सीज। वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन एंड सी एंड ओशियन इज अ ह्यूज अमाउंट बॉडी ऑफ वाटर। देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियंस। देखिए हमारे यहाँ के वर्ल्ड में कितने ओशियंस है, 5 ओशियंस होते हैं ना। ओशियंस और सी भी वाटर का बहुत बड़ा सोर्स होता है। ओशियन ज़्यादा बड़ा होता है सी से, क्योंकि जितने भी सी का जो पानी होता है वो ओशियंस में आता है। तो ओशियंस में क्या होते हैं, पानी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ सी। Sea is also a large water body but smaller than an ocean. Ocean and sea water are salty and not fit for drinking. देखिए क्या होता है, सी भी वाटर का बहुत बड़ा सोर्स होता है, लेकिन ये ओशियन से छोटा होता है। और ओशियन और सी का पानी जो होता है वो पीने लायक नहीं होता, क्योंकि वो सॉल्टी होता है। उसमें उसका जब हम लोग पानी पीते तो खारा खारा सा नमकीन टाइप सा होता है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह जा कर के इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस इन विच पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू रिड्यूस देयर वाटर यूसेज। वाटर इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए वाटर कंजर्वेशन मतलब होता है हम लोग वाटर को किस तरीके से बचा के रख सकते हैं, है ना। हम लोग देखिए पानी का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सबको पानी का यूज करते हैं, वो सभी पानी का यूज करते हैं ना। यदि हम लोग पानी को बचा के नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, इसलिए वाटर का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग जानते हैं वेज टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के क्या क्या तरीके हैं। देखिए पानी को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, यदि आप इनको अपनाते हो तो बहुत सारा पानी हमारा बच जाएगा सेफ, जो कि हमें फ्यूचर के लिए काम आएगा, है ना। जैसे हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह धुलते हैं, है ना, तो उसके दौरान क्या करना चाहिए, हमें उतना ही पानी लेना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत है। मतलब यदि आप नल के नीचे खड़े हो जाते हो, है ना, और फिर उसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल धुलते हो, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा पानी ज़मीन पे वेस्ट होता रहता है ना, बाहर वो जाता रहता है। तो ये भी क्या हुआ है, ये भी क्या हो रहा है, पानी इसमें से भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। फिर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी अपनाना चाहिए। यदि हमें कंजर्विंग ऑफ वाटर करना है तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना चाहिए।
आगे मैं बताऊंगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। फिर हमें स्प्रिंकलर का भी यूज करना चाहिए। स्प्रिंकलर जो होते हैं ये फील्ड वगैरह में यूज किए जाते हैं। इससे क्या होता है, ये आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, है ना। तो स्प्रिंकलर का हमें यूज करना चाहिए। आप लोग घर में जितने भी डेली यूज में वाटर का जो भी यूज करते हो, उन सब चीज़ों में हमें उतना ही वाटर का यूज करना चाहिए जितना हमें ज़रूरी है ना। बहुत ज़्यादा हमें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि रेन के पानी को किस तरीके से हम लोग यूज करें कि वो वेस्ट होने से बच जाए, और यही कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए यहाँ पे पिक्चर पे देखिए, इस तरीके से ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बताया जा रहा है। अब हम लोग इस पैराग्राफ को देखते हैं। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एज इट फॉल्स फ्रॉम द स्काई ऑन टेरेस एंड रूफ एज सोन इन द पिक्चर। इट फॉल्स थ्रू अ पाइप fitted on the roof and is stored in an underground well or tank। देखिए क्या होता है, जब रेन होती है ना, तो रेन के पानी को यदि हम लोग इस तरीके से स्टोर कर लें, जैसे क्या है कि रूफ में पानी गिर रहा है और उसको एक पाइप के थ्रू हम अपने घर के बाहर या फिर आप अपने टेरिस पे भी ऐसा कर सकते हो, एक छोटा सा टैंक बनवा लें, है ना, या अंडरग्राउंड टैंक हो या बाहर भी दिख रहा हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैंक बनवा लें और उसमें मतलब एक पाइप के थ्रू कर दे कि जितना भी पानी आएगा इस पाइप के थ्रू इस टैंक में जाएगा और ये यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है। अनदर पाइप फिटेड एट द अपोजिट एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द टैंक फ्रॉम वेयर इट इज़ यूज्ड इन गार्डन एंड एट होम। फिर हम लोग क्या करें, इस टैंक से एक अगले एंड पे एक पाइप डालें और हम लोग वहाँ पे लगा लें जहाँ पे हमारे घर में गार्डन वगैरह है या फिर हमें जहाँ पे यूज करना है इस पानी को। तो इससे क्या होगा, जितना भी रेन का पानी जो इकट्ठा होके आया वो इस टैंक में इकट्ठा हो जाएगा और इस टैंक से हम लोग उस पानी को निकाल के जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब अपने घर में हम लोग रेन के पानी को किस तरीके से स्टोर करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फ्रेश रेन वाटर एंड प्रिवेंटिंग सरफेस रन ऑफ इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर पे बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया, है ना। जैसे कि वाटर साइकिल क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, फिर सोर्सेस ऑफ वाटर हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को समझा, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लोग वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को देखा। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।